चलिए, तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है कुछ एक आध क्वेश्चन जो है इससे भी पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है हमारा ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक, ठीक है। तो ये जो कैल्कोलिथिक जो पीरियड है, याद रखिए कैल्कोलिथिक जो है, इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि प्रागैतिहासिक काल में इसका भी एक इतना बड़ा वैल्यू है या पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मनुष्य जो है, जो प्राइमेट्स हुआ करते थे या मनुष्य जो होते थे, उन्होंने अपना जीवन जो है पत्थरों के साथ या पत्थर के टूल्स बनाकर उपयोग में लाया और किसी तरीके से जो है अपने आप को सर्वाइव किया, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझना होता है आपको कि यहाँ पर जब तांबे की खोज हुई, एक धातु की खोज हुई या फिर मेटल की जो खोज हुई है, उस मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि पाषाण काल के साथ जुड़ करके आ जाता है ताम्र या तांबा, कॉपर, ठीक है। तो मेनली इसे जो है कैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है, एज कहा जाता है, याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसमें तांबे की पट्टी आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, और तांबे की पट्टी के साथ जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर समझिएगा कि ये जो पूरा का पूरा भारतीय इतिहास का या जो समय है, इसे कैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखना होगा, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि ये जो कैल्कोलिथिक पीरियड है, ये पाषाण काल के बाद जो है प्रारंभ होने वाला काल है, ठीक है। यानी पाषाण काल जैसे जैसे समाप्ति कागार पे जाता है, नवपाषाण काल के बाद जो है तो एक समय चालू होता है जिसे हम कहते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो अब देखिएगा एक पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा दूं। ताम्रपाषाण काल, ठीक है, और इसके अंतर्गत समझिएगा कि ताम्रपाषाण काल जो है, ठीक है, इसी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ये जो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है, और इसमें मुख्य धातु की खोज हुई तांबे की, ठीक है। तो कॉपर की खोज हुई इस समय, लेकिन मेनली क्या था कि कॉपर इतना ज्यादा रिलायबल वस्तु या मेटल नहीं था, ठीक है, जिसके कारण जो है केवल तांबे का प्रयोग करके सब कुछ नहीं किया सकता था। इसलिए जो है इसमें क्या मिक्स किया गया, तांबे और पत्थर के साथ, तो ये बन गया ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो इसका नाम ताम्रपाषाण काल क्यों पड़ा है, तो याद रखिएगा मुख्य धातु जो है तांबे के साथ जो है इसमें पत्थर का प्रयोग किया गया और इस तरीके से जो है इसका नाम पड़ा ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अब देखिए मेनली यहां पर तीन बात जानना है आपको। पहला कि ताम्रपाषाणी काल जो है यह दो चीज को दर्शाता है। पहला कि भारत में या भारत क्षेत्र में या भारतीय इतिहास में जो है सबसे पहले किस मेटल की खोज हुई थी, तो ध्यान रखिएगा तांबे की खोज सबसे पहले हुई है, ठीक है। तो यही यहां पर एक बात दर्शाया जाता है कि तांबे की खोज धातु के तौर पर, मेटल के तौर पर, ठीक है, सबसे पहले तांबे की खोज हुई, कॉपर की खोज हुई, ठीक है, और इसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो है भारत में, याद रखिएगा भारत के इतिहास में सबसे पहला जो खोज किया है वो है तांबे, ठीक है। तो तांबे की खोज सबसे पहले मानी जाती है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल जो प्रारंभ होता है, इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पर क्या क्या तांबे की वस्तु प्राप्त हुई है, मेटल प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ जो है कौन से स्थान में प्राप्त हुआ है। यानी हमको इसमें दो चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। तो पहला फोकस है हमारा स्थान। तो देखिएगा ताम्रपाषाण कालीन में स्थान की बात करते हैं, देखिएगा तो देखिएगा इससे जुड़े हुए जो स्थान है मुख्य तौर पर जो है 4 से 5 स्थानों को आपको याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थान है, ठीक है, तो देखिएगा ताम्रकालीन जो स्थान है, याद रखिएगा उसके आकार पर जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, ताम्रपाषाण। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिएगा इसके अधीन जो है कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल या फिर कैल्कोलिथिक जो पीरियड है, याद रखिएगा इसमें मेनली, अच्छा इसको ऐसे समझना भी है आपको कि सबसे पहले जो प्राइमेट्स थे, आदिमानव थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया, ठीक है। पत्थरों के, बड़े पत्थरों का प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल का है, और उसके बाद जो है उसी के अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद आपका उत्तर पूरा पाषाण काल आ गया, ठीक है। तो ये जो टाइम जोन है याद रखिएगा जिसमें आपने अपर, लोअर और मिडिल पढ़ा,
पूरा पाषाण काल या पैलेओलिथिक पीरियड के बारे में, तो ये बेसिक्स हो गया उसका, ठीक है, यानी पत्थरों का प्रयोग किया इसमें। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका मध्य पाषाण काल आया, मेसोलिथिक पीरियड आया, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड के पास पहुंचते पहुंचते ना मनुष्य ने कृषि का काम चालू कर दिया है, ठीक है, कृषि का काम चालू हो गया। तो कृषि का काम चालू हुआ तो इसमें हमने क्या प्रयोग में लाया, पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं तो पत्थर क्या धूसर होता है, समय के साथ वो टूट रहा है, खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जा रही है। तो हमें क्या हुआ कि नवपाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते हमने तांबे की खोज कर डाली, और हमने तांबे की खोज की तो इस समय पत्थरों के साथ हमने प्रयोग में लाया क्या, कॉपर को, ठीक है। तो कॉपर को प्रयोग लाया, इसलिए जो है नवपाषाण काल के बाद जो है एक छोटा समय जो है, एक समय जो है कहलाता है आपका कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, या कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो तांबे के यूज के कारण जो है इस समय को हम मानते हैं, याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए जो है भारत में सबसे पहली बार जो मेटल खोजा गया था वो तांबा था, लोहा नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है आपको, भारत के इतिहास में ना कुछ अलग सा कहानी आपको मिलेगा, ठीक है। भारत की कहानी जो है ना, भारत की स्टोरी या हिस्ट्री जो है वो कुछ अलग प्रकार की है। जैसे देखिएगा कि अगर आप ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज एज है या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसे आप पढ़ेंगे आगे जाकर, तो आप एक बात देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे इतिहास में ना, अच्छा आपको जानकारी होगा कांसा कैसे बनता है, कांसा जो हमारा धातु है, कांसा की थाली सुना है आप लोगों ने, ठीक है, तो ये कैसे बनता है, तांबे और टीन से मिलाकर जो है आपका कांसा बन जाता है ना। जस्ता बनाएंगे तो पीतल बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा या ब्रॉन्ज जो है कैसे बनता है और जस्ता कैसे बनता है, ठीक है। तो मेन मेन याद रखिएगा। तो देखिए इसका मतलब यह है कि तांबा और टीन मिलाकर हमें जानकारी थी कि हम जो है इस प्रकार के कांसे को बना सकते थे, ठीक है। तो हमने इसकी शुरुआत कैसे की, हमने इसकी शुरुआत की, तांबा जो है एक जो आपका मेटल है, तांबा या कॉपर जो है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। आपको जानकारी होगा कि तांबा लोहे के मुकाबले सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जब लोहे के मुकाबले ये सॉफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि आप इसका प्रयोग जो है औजार बनाने में नहीं कर सकते, ठीक है। तो औजार नहीं बना सकते तो हमारे पास लोहा तो है नहीं इस समय तो हमने क्या किया, टीन का प्रयोग करते हुए इसको मिक्स किया और उसके बाद बना दिया कांसा, जो इससे मजबूत होता है, इससे कठोर होता है, सॉलिड होता है, इसका सॉलिड होता है थोड़ा, ठीक है। तो उसके कारण जो है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता भी एक टाइम चलेगा, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ हमारे इतिहास में ना ये दिखाया जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता पहले आया है, फिर ताम्र युगीन सभ्यता है। ये पॉसिबल नहीं है जबकि, ठीक है, क्योंकि जब तांबे की खोज ही नहीं होगी तो फिर कैसे कांसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे इतिहास में ना कुछ स्टोरी थोड़ा सा अलग लाइन से भी चलता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारी स्टोरी लाइन थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो क्रॉनिकल चेंज होने के कारण जो है थोड़ा सा भारत के इतिहास को थोड़ा सा अलग नजरों से देखा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा जानना है कि कांस्य युगीन सभ्यता को हम, इसलिए मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको पहले तांबा का युग यानी कि कॉपर एज पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए देखिएगा इसे कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है कौन सा स्थान था इसका, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां पर अधिकांशतः वस्तु किसके बने हैं, तांबा और पत्थर के बने हैं, कॉपर और स्टोन के बने हुए पत्थर हैं, ठीक, वस्तु हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस समय जो है राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान है आपका, इसको याद रख लीजिएगा कि राजस्थान के जो है दो एरिया है, एक आपका दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में, ठीक है, और एक एरिया याद रखिएगा मध्य क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कि राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहां पर एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है गिलुंद, ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका गिलुंद, ठीक है, गिलुंद, ठीक है। पहला नाम याद रखिए गिलुंद और दूसरा याद रखिएगा आहार, आहार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कि
राजस्थान में जो है सबसे पहली बार जो जानकारी मिलती है ताम्रपाषाण का, वो कहाँ मिलता है? गिलुंद और आहार में मिलता है। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा। जैसे कोल्डी हवा और बुर्ज होम का आपने याद रखा है, वैसे ही इसको याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल में जो है सबसे ज़्यादा जो जगह है वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है ताम्रवर्ती क्षेत्र कौन सा है, या कॉपर एज के लिए जो है सबसे ज्यादा किस एरिया को माना जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर एज के लिए या ताम्रवती स्थान, तो ध्यान रखिएगा आहार को माना जाता है। ये सबसे बड़ा स्थान माना जाता है ताम्रवती स्थान के तौर पर, यानी कॉपर एज में जो है एक प्लेस जो सबसे ज्यादा याद रखना है, उसको नाम याद रखिएगा आहार के बारे में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के कारण ना, तांबे के कारण जो है यहाँ पर एक संस्कृति डेवलप हुई और इसको नाम दिया गया आहार कल्चर या आहार संस्कृति। ठीक है, तो आहार कल्चर या आहार संस्कृति का जो नाम मिला है याद रखिएगा, वो दिया गया है आपका इसी कारण से। यानी आहार कल्चर या आहार संस्कृति जो राजस्थान में पाया गया है, ये पूरा एक कल्चर ही माना गया। ठीक है, जिसके कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ के लोग जो है तांबे का प्रयोग ज़्यादा करने लगे थे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई होगी या फिर नहीं भी बताई है तो सुन लीजिएगा। राजस्थान जो है ना, हमारा भंडारण में, ठीक है, सबसे बड़ा किसके लिए? डिपॉजिट में, तांबे के डिपॉजिट के लिए आज भी जाना जाता है। यानी वहाँ का जो खेतड़ी, एक जगह का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, जियोग्राफी में कभी आप पढ़ेंगे, खेतड़ी राजस्थान में आता है और ये कॉपर के लिए सबसे बड़ा डिपॉजिट है हमारे देश में। ठीक है, तो कॉपर का डिपॉजिट है आज भी। तो आप समझिए कि क्यों यहाँ पर आहार संस्कृति डेवलप हुआ। ठीक है, क्योंकि वहाँ से खोद कर क्या निकला हमारे पास? कॉपर निकला, तांबा निकला, और हमारे राजस्थान में जो है आहार संस्कृति डेवलप हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि आहार संस्कृति जो है किस राज्य से संबंधित है पहला, और कौन से एज से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति, ठीक है, किस स्थान से संबंधित है, तो राजस्थान संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि ये जो है किस एज से संबंधित है, तो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर इसी से बनता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है अन्य क्षेत्रों में देखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है गिलुंद का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, हम गिलुंद की तरफ चलते हैं। देखिएगा, तो गिलुंद भी आपका कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, यहां पर क्या मिला था, तो ध्यान रखिएगा पक्की ईंट। ठीक है, तो जो ब्रिक्स, याद रखिएगा, जो पके हुए ब्रिक्स हुआ करते थे, ईंट जो मिला है वो आपकी गिलुंद से मिला है। ठीक है, तो यहां पर एक जो है पक्के ईंट के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो पके हुए ईंट, यहां पर ब्रिक्स मिले हैं। और दूसरा याद रखिएगा, यहां पर एक जगह है बालाथल, बालाथल, यहां पर मिला है टेराकोटा। टेराकोटा याद रखिएगा, टेराकोटा जो है मिट्टी का बना हुआ एक मुहर हुआ करता था, इसे टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का बना हुआ जो मुहर होता है, सील जो होता है, याद रखिएगा, जिसे हम अभी वर्तमान में सील बोलते हैं, कोई भी लोगो को कह देते हैं, याद रखिएगा। तो नाम याद रखिएगा, टेराकोटा के नाम से जाना जाता था उस समय, उसे टेराकोटा कहते थे, टेराकोटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टेराकोटा क्या है? बालाथल में। ठीक है, ये सभी ताम्रपाषाण कालीन जो है क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से स्थान हैं। ठीक है, इसको फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो कॉपर एज का टाइम है, याद रखिए, कॉपर स्टोन एज का टाइम है जो, ठीक है, इसमें स्थल की बात करते हैं। देखिए, जहां पर जरूरी होगा आपको याद कराना होगा वो मैं याद करा दूंगा आपको, और जहां पर लगेगा मुझे कि इसकी जरूरत नहीं है तो उसे सिर्फ बताऊंगा मैं आपको, और आप उसको आगे जा सकते हैं उसको छोड़कर। ठीक है, जैसे कि ताम्रपाषाणी काल जो से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। अभी जस्ट आपने कोल्डी हवा और बुर्ज होम को पढ़ा था, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कम होती है। यहाँ पर एक आध फैक्ट, दो फैक्ट जो है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर कल्चर्स आपको याद करने की, कौन कौन से कल्चर्स यहाँ चलते थे, जैसे आहार कल्चर हो गया, जोरवे संस्कृति हो गया, जोरवे कल्चर हो गया। ठीक है, तो इस समय जो है ना ताम्रपाषाण काल में कम से कम 5 कल्चर को याद करना है कि इस समय कौन कौन से 5 कल्चर अलग अलग जगह पर डेवलप हुए थे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप पहले जगह का नाम याद रखिए कि कौन कौन सी जगह संबंधित है। तो देखिएगा, इसमें टोटल जो है, ठीक है, 6 जगह को हम देखेंगे। तो देखिएगा 6 जगह कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थान या फिर प्लेस आते हैं।
सबसे पहला नाम है बलूचिस्तान, कहां पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र है आपका सिंधु क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र क्षेत्र, चौथा क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र, और पांचवा क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र, ठीक है। मेनली याद रखिएगा। एक और मेन जो छूट रहा है वो है आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। तो राजस्थान को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब सभी के क्षेत्र के लिए थोड़ा सा नाम याद करिएगा, नाम याद कराता हूं, देखिएगा। मेनली आप इसको ऐसा याद करने की कोशिश कीजिए, देखिएगा। अब देखिएगा एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये जो जगह है ना, यहां से सिंधु नदी जो है बहते हुए यहां से जाती है और ये पाकिस्तान प्रवेश करती है और यहां पर अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है। ये सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो जगह है ना, इसे बोलते हैं अरब सागर या अरेबियन सी। अब ये यहां से लेकर, अब इसको पॉइंट को समझिएगा, ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये वाला इंडिया का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जब आप अभी आगे की तरफ पढ़ेंगे ना, तो यहां पर ये वाला हिस्सा जो है ना, यहां से ये हिस्सा लेकर ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है, यानी ब्रोंज एज, ठीक है। तो ब्रोंज एज जो है या कांस्ययुगीन सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, याद रखिएगा। ये पूरा एरिया ना हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आप समझ में आ रहा है आप लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा जो ये सिविलाइजेशन है इसके बारे में, तो अगर आप ध्यान देंगे ना, तो जितने भी जगह का नाम आप लिख रहे हैं सभी के सभी यहीं पर डेवलप हो रहे हैं। जैसे देखिएगा, तो अभी जैसे आपने राजस्थान लिखा, तो राजस्थान का क्षेत्र ये वाला हो गया, ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये हिस्सा आ गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा है बलूचिस्तान वाला, और उसके बाद एक लिखा है आपने सिंधु के आसपास का क्षेत्र, ये दिख रहा है। अब देखिए जहां जहां पर तांबे की खोज हुई वहीं से फिर कन्वर्ट हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिएगा कि यहां पर जितने भी जगह हैं ये सभी ताम्र युगीन सभ्यता ही है। मतलब जहां पर पहले, अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, शायद उस कहानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ ना जीवन की उत्पत्ति जो है ना हमेशा नदियों के किनारे हुई है। मतलब आप जीवन की उत्पत्ति का मतलब ये है कि मनुष्य वहीं पर पाया गया है जहां पर नदियां हैं या पर जहां पर पानी है, ठीक है। तो देखिए जितने भी सभ्यता है ना, जैसे कि नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ठीक है। दूसरा आप अगर मेसोपोटामिया की बात करेंगे, तीसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो जैसे नील नदी की सभ्यता कैसी सभ्यता है, एक रोमन सभ्यता है, ठीक है। तो रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया ईरान की सभ्यता है, याद रखिएगा। और ये सिंधु नदी का सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। ये जितने भी कल्चर आपको या सिविलाइजेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारे जो कल्चर हैं ये नदी के किनारे ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो नदी के किनारे वाले डेवलप का मतलब ये समझिए कि जब तक इंसान डर से नदी को नहीं छोड़ा है तब तक किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं कर पाया है। वो नदी को छोड़कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तार कर लेगा या फिर अपने पूरे एरिया को एक्सटेंड कर पाएगा, स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जैसे ना आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा इतिहास यहीं पर है, आसपास यहीं पर है। धीरे धीरे जब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं, फिर यहां तक आ चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है ना, पहले हम क्या था, एक छोटे से दुनिया से जुड़े हुए थे। छोटे दुनिया से जुड़े होने का मतलब है कि अभी तक हम लोग जो है जहां जहां पर भी रहे हैं एक छोटे ग्रुप के हिसाब से रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ अलग सभ्यता, यहाँ अलग सभ्यता, यहाँ अलग सभ्यता, मतलब कल्चर अलग अलग टाइप के हो गए, ये विभिन्न टाइप के कल्चर हो गए। और फिर धीरे जब ये विस्तार किए, एक्सपेंड किए, तो धीरे धीरे जुड़ गए एक दूसरे से,
ठीक है। आज ना हम बोलते हैं कि हम राजस्थान जो है हमारा राज्य है, ठीक है, आज बोलते हैं हम उसको, लेकिन पहले जो है एक प्रकार से अलग अलग स्थिति में बटा हुआ एक क्षेत्र हुआ करता था, और ऐसे में ये अपना अपना ग्रुप बना के रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। यही कारण है कि जब आप पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर जो वस्तु पाया गया वो यहाँ नहीं पाया गया, यहाँ जो पाया गया वो यहाँ नहीं पाया गया, अगर मान लीजिए ये सभी कुछ एक ही जैसे होते तो ये वस्तु यहाँ भी मिलती तो यहाँ भी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो है कोई वस्तु अगर यहाँ मिली है तो दूसरी वस्तु यहाँ नहीं मिलेगी, यानी उसका जो क्षेत्र है ये पर्टिकुलर एक क्लस्टर में बंधा हुआ करता था, ठीक है। तो इसी कारण से याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका, ये ताम्रपाषाण कालीन जो है ये पूरी तरीके से सिस्टमेटिक अपने अपने एरिया में बटा हुआ था ये, ठीक है। चलिए अब देखिएगा उसके क्षेत्र में क्या क्या मिला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले बात आती है बलूचिस्तान की, ठीक है। तो बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आता है आपका मेहरगढ़ की सभ्यता, ठीक है। मेहरगढ़ की सभ्यता आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या मिला है, यहां पर तीन चीजें मिली थी। नाल जानते हैं आप लोग, क्वेटा और कुल्टी, ये क्षेत्र का नाम और जगह का नाम है, याद रखिएगा। तो नाल जैसे आकृति है प्लस उसका क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। मेहरगढ़ में कुल्टी का नाम बहुत फेमस है, याद रखिए, कुल्टी, ठीक है, ये नाम है, याद रखिएगा, कुल्टी। चलिए इसके बाद देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में दो सभ्यता है यहाँ पर, ठीक है। एक है आपका सभ्यता जो है एक सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा। तो जीवन को आप जैसा जी रहे हैं ना, आप जिस आधार पर जी रहे हैं, तो आपकी सभ्यता या आपका सिविलाइजेशन जो है अलग हो जाता है। जैसे अगर ग्रामीण है, गांव में रहते हैं, विलेज है, तो विलेज वाली सभ्यता को क्या बोलेंगे हम लोग, विलेजर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो विलेजर सिविलाइजेशन मतलब गांव में जैसे रहते हैं आप, सुबह उठकर जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो सिविलाइजेशन अलग हुआ। उसी प्रकार शहरी सिविलाइजेशन होगा, यानी सिटी सिविलाइजेशन होगा, तो कैसा होगा, अलग प्रकार का होगा, ठीक है। तो सभी जगह के जो सिविलाइजेशन है ताम्रपाषाण कालीन है, तो इसको सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक कहलाता है आपका आमरी, आमरी सभ्यता, आमरी सिविलाइजेशन, आमरी सिविलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा इसके बाद आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है कोट दीजियान, कोट दीजियान सभ्यता या सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान में तीन सिविलाइजेशन है, याद रखिएगा, तीन, आपको याद रखना है सिविलाइजेशन के नाम पे तीन सिविलाइजेशन, ठीक है। पहला जो सिविलाइजेशन याद रखिएगा जिसमें आता है उत्तर पश्चिम एरिया में आपका गोपी, ठीक है, गोपी सिविलाइजेशन, ये गोपी बहु नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोपी सिविलाइजेशन याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, उसके अंतर्गत आता है आपका कालीबंगा के अंतर्गत। कालीबंगा जो है ना बहुत फेमस जगह है, आगे अभी हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, ठीक है। तो कालीबंगा जो है याद रखिएगा राजस्थान में है, ये ध्यान रखिएगा कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, बस इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी है ना, रोपड़ हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, सभी के प्लेस याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर आप पहली बार जो है ये शब्द सुन रहे हैं तो कनेक्ट करते जाइए कि कालीबंगा जो कहाँ है, आपका राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता या सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर पर आता है आपका बनास सभ्यता, इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ये दोनों बनास के अंतर्गत ही आता है आपका आहार और गिलुंद, ठीक है। ये दोनों फेमस है, याद रखिएगा, बनास सभ्यता के अंतर्गत या बनास सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर दो सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है जोरवे सिविलाइजेशन किसका किसका हिस्सा है, जोरवे सभ्यता या सिविलाइजेशन महाराष्ट्र का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा सावलदा, सावलदा, ठीक
ठीक है, सावलदा सभ्यता या सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके सिविलाइजेशन याद रखिएगा जो कि महाराष्ट्र में पाए गए हैं, ताम्र पाषाण कालीन है। ठीक है, अब देखिएगा मध्य प्रदेश में जो है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है ना, इस मैप में जो हिस्सा जाएगा, देखिए मध्य प्रदेश का वेस्ट साइड दिख रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश ऐसा बनेगा, मान लीजिए उसका वेस्ट साइड आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र बनेगा तो उसका नॉर्थ साइड आएगा, और राजस्थान बनेगा तो साउथ साइड आएगा। तो ये सभी के ना साइड जो है बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, इन साइडों को भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा साइड कहाँ पर पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो है वेस्ट साइड या पश्चिमी सभ्यता आता है, पश्चिमी क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में देखिएगा जगह का नाम याद रखिएगा, एक क्षेत्र है इसको याद रखना है आपको, वो है कायथा। ठीक है, तो कायथा सभ्यता जो है ये मालवा सभ्यता के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो मालवा के अंतर्गत कायथा सभ्यता, या फिर मालवा सभ्यता के अंतर्गत कायथा क्षेत्र, ऐसा भी कह सकते हैं। अब अंतिम है, याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा, ये एग्जाम में पूछा गया था, अंतरजी खेड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे लाल किला सियाई कहते हैं, लाल किला सियाई। ठीक है, लाल किला सियाई। ठीक है, तो ये सभ्यता कौन सा है, तो याद रखिएगा, आर्चर कलर्ड पॉटरी सभ्यता या कल्चर या सिविलाइजेशन। ठीक है, आर्चर्ड कलर्ड पॉटरी सभ्यता या सिविलाइजेशन, इसी के अंदर अंतरजी खेड़ा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके संबंधित जो मैं कुछ क्षेत्र हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। ठीक है, और उनके बारे में मैं उनके दैनिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो है ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है उसमें लोग कैसे जीवन जीते थे, इनके बारे में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जितना आपको याद रखना है उसमें दो बातें याद रखिए, बस दो बातें। पहला आपको यहाँ पर याद रखना है, बनास के अंतर्गत आहार और गिलुंद याद रखना है, पहला, जिसको आप IMP कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे कुल्टी। ठीक है, ये वाला जो कुल्टी क्षेत्र है ये आता है आपका बलूचिस्तान मेहरगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा अंतरजी खेड़ा के बारे में, ये याद कर लीजिएगा। और एक और याद रखिएगा, जोरवे सभ्यता। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, पहला कुल्टी जो कि मेहरगढ़ सभ्यता के अंतर्गत आता है, पहला हो गया कुल्टी। दूसरा हो गया आपका राजस्थान में याद रखिएगा आहार और गिलुंद। ठीक है, महाराष्ट्र में जोरवे सभ्यता, और इसके बाद जो है सीधे उत्तर प्रदेश में आपका अंतरजी खेड़ा क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए ये चीज़ें जो है ना, ताम्रपाषाण कालीन जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं कुछ क्षेत्र के नाम बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला था वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद कुछ स्थानों का नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली स्थान याद कीजिएगा जो कि कॉपर ए से संबंधित है, याद रखिए कॉपर स्टोन ए से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि इनाम गांव, नाम याद रखिएगा, इनाम गांव। इससे पहले एक नाम याद रखिएगा, दैमाबाद। ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र में आता है, दैमाबाद। और याद रखिएगा इसके बाद याद रखिएगा इनाम गांव, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में है, दैमाबाद और इनाम गांव। इसके बाद देखिएगा नौदा टोली, तीसरे नंबर पर है आपका नौदा टोली। ठीक है, नौदा टोली ये मध्य प्रदेश में आता है, याद रखिएगा। नौदा टोली जो है आपका मध्य प्रदेश से है संबंधित। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा नेवासा, नेक्स्ट है आपका नेवासा और ताम्रवती। ठीक है, ये 5 क्षेत्र आपको याद रखना है जो कि स्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको इसलिए इसको अलग से बता दिया है कि अगर आपको कुछ याद ना हो तो ये क्षेत्र याद रहे। याद रखिएगा ये सभी कॉपर स्टोन एज से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। ठीक है, तो बाकी क्षेत्र को देखें तो कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला है इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा महाराष्ट्र के 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा दैमाबाद में जो है तांबे की 4 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तांबे की 4 वस्तुएं
अब ये चार वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, तो याद रखिएगा, पहला है आपका रथ चलाता हुआ मनुष्य, तो रथ जो है चैरोट कहलाता है, याद रखिएगा, चैरोट कहते हैं इसे, ठीक है। तो रथ चलाता हुआ मनुष्य, ठीक है। दूसरा मिला है आपका हाथी, एलिफेंट, और तीसरा मिला है सांड, बुल्स, ठीक है। और चौथा याद रखिएगा गेंडे की आकृति, राइनोस। ये चार चीजें मिली हैं आपके दैमाबाद से, ठीक है। पहला क्या मिला है, तो हाँ, रथ चलाता हुआ मनुष्य, ठीक है। दूसरा मिला है आपका हाथी, सांड और गेंडा, ये तीन चीजें मिली हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दैमाबाद से याद रखिएगा। अब दैमाबाद जो है कई बार पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर है, ठीक है। यानी प्रवरा नदी के किनारे में पड़ता है आपका दैमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर, ठीक है। तो दैमाबाद से किनारे से जो है प्रवरा नदी बहती है, ये ध्यान रखिएगा, आगे जाकर इसका फायदा मिलेगा आपको अगर आपने याद रखा तो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, दूसरे नंबर पे आता है आपका इनाम गांव, ठीक है। ये भी आपका महाराष्ट्र में है, और नेवासा भी आपका महाराष्ट्र में, तीन आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इनाम गांव के लिए याद रखिएगा कि यहां पर जो है मिट्टी के मकान, वो भी कैसे, गोलाकार गड्ढों में, ठीक है। तो यहां पर मिट्टी के जो मकान मिले हैं, याद रखिए, कच्ची मिट्टी के मड से बना हुआ हाउस मिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मकान की आकृति कैसी थी, सर्कल में, गोलाकार थी, ठीक है। तो गड्ढों में बना हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसा आप देख रहे हैं ना उसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जैसे मान लीजिए ये कॉमन आपका एक सरफेस हो गया, तो सरफेस के पास जो है ना इस तरीके से मिट्टी का गड्ढा मिलेगा अंदर की तरफ, और उसको बाहर से ढक दिया गया है, और ये जो गड्ढा है नीचे की तरफ उतरता हुआ ऐसे मकान मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मकान है, ऐसा मिट्टी का मकान बनाया गया था, याद रखिएगा, मिट्टी के मकान बने हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, आपके इनाम गांव में, ठीक है। तो याद रखिए, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चार पांच को तो परमानेंट याद रखिएगा ताम्रपास हड़ताल में, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो ये याद होना चाहिए, अगर ये तो याद नहीं मान लीजिए होता है, लेकिन हाँ, जोरवे सभ्यता मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको कुछ सभ्यता का नाम बताऊंगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, इसको आप याद रखेंगे तो ये जगह जो है आपको याद रखना है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नवदा टोली देखिएगा, नवदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और यहां पर क्या मिला था, ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा यहां पर जो है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले थे, याद रखिएगा। अब देखिए ये मिट्टी का जो बर्तन था ना, इसकी भी एक खासियत थी, ठीक है। क्योंकि ये जो मिट्टी के बर्तन थे, ये ब्लैक कलर में है, काले कलर में, ठीक है, और इनमें जो है डिजाइन बनाया गया है, याद रखिएगा, तो पेंटेड है ये, ठीक है, ब्लैक पेंटेड पॉटरी, ठीक है, ब्लैक पेंटेड पॉटरी जो है ये बनाए गए थे इसमें, ठीक है। तो यहां पर ये मिला है, और एक बात और याद रखना है कि इसकी खोजा किसने था, ठीक है, इसको खोजने वाला व्यक्ति है HD सांकलिया, SD सांकलिया ने, ठीक है। किसको खोजा है, नवदा टोली से ये मिट्टी के जो बर्तन ताम्रपाषाण कालीन मिले हैं, याद रखिएगा, इसको खोजा गया है। चलिए इसके बाद देखिएगा, महाराष्ट्र में जो है फिर से एक साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र के नेवासा में, ठीक है। तो नेवासा में क्या साक्ष्य मिला है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा यहां पर जो एविडेंस मिला है या साक्ष्य मिला है, पहली बार जूट के बारे में, पटसन जानते हैं आप लोग सभी लोग, ठीक है।
तो जूट के साक्ष्य मिले हैं पहली बार कहां पर, नेवासा में, महाराष्ट्र में। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि यहां पर चौक के साक्ष्य मिले हैं। चौक मतलब बर्तन बनाने वाला चौक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गोला घुमाते देखा आपने, चौक, ठीक है, कुम्हारों के पास होता है, गोला घूमता है, इससे मिट्टी के बर्तन तैयार हो जाते हैं, ठीक है, उसे चौक कहा जाता है। तो वो दोनों साक्ष्य नेवासा मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ताम्रवती, ठीक है, राजस्थान में है, आपने पहले पढ़ा हुआ है ताम्रवती क्षेत्र को, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं काले रंग के, ठीक है, काले रंग के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ब्लैक पेंटेड जो है पटरी मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है, विथ वाइट लाइन, यानी इसमें जो है ना एक वाइट लाइन जो है सफेद रेखा मिला है, ये याद रखिएगा, सफेद रेखीय यानी लाइन, ठीक है। तो ये 3-4 बातें याद रखना है आपको इसमें थोड़ा सा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा तो ताम्रपाषाण काल में या ताम्र युग में जो है ना लोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे, तो ध्यान रखिएगा ये वो टाइम है जहाँ पर नवपाषाण जो है और ताम्रपाषाण जो फॉर्मेशन है वो हो रहा था, ठीक है। तो इस समय जो है अधिकांश याद रखिएगा पशुपालन अपने जोर पर था, यानी सबसे ज़्यादा जो है पशुपालन या आप ये कह सकते हैं कि शिकार, ठीक है, हंटिंग काफ़ी तेज़ी से करते थे यहाँ पर, और उसके अलावा क्या करते थे पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें अधिकांशता जो है पशुपालन में जो सबसे ज़्यादा जो पशुओं को पाला जाता था वो याद रखिएगा, ठीक है। तो गाय, भेड़, बकरी, सुअर, ठीक है, इन सभी का पालन हो रहा था, यानी कि पाला जाता था इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सरल पकड़े जाने वाले पशु हुआ करते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, गेहूं और चावल उगाने की जानकारी मिलती है। तो पहला तो याद रखिएगा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा याद रखिएगा शिकार के साक्ष्य मिलते हैं, और उसके अलावा कल्टीवेशन के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा कल्टीवेशन में क्या मिलता है, चावल और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चावल और गेहूं की जानकारी मिलती कि इस समय में जो है, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलता है इसमें, तो याद रखिएगा वस्त्र का निर्माण, तो इसे कहा जाता है अपैरेल मैन्युफैक्चर्ड, याद रखिएगा। तो अपैरेल यानी वस्त्र का जो निर्माण हो रहा था इस समय, ठीक है, तो वस्त्र के निर्माण की जानकारी मिलती है, यानी कि इन लोगों के द्वारा जो है वस्त्रों से परिचित हो चुके थे, ठीक है, तो वस्त्रों के निर्माण की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिएगा कायथा नामक एक स्थान आपने पढ़ा है जस्ट अभी, कायथा, यहां से याद रखिएगा 29 कंगन प्राप्त हुए हैं, कंगन, ठीक है, तो कंगन की जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा मैं थोड़े से कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति बता रहा हूं इस समय जो है कौन कौन से, ठीक है, चूड़ी, कंगन, ठीक है, 29 जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, ये आपको 29 कंगन प्राप्त हुए यहाँ से कायथा नामक स्थान से, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, और इसी के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन सी सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन है। देखिएगा, ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है उसके अंतर्गत नाम आपको याद कर लेने हैं, कौन कौन सी सभ्यता इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सबसे पहली जो सभ्यता है यानी कि सिविलाइजेशन है वो है आपका जोरवे, कहाँ है बताइए, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा जोरवे सभ्यता, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कायथा सभ्यता, ठीक है,
कायथा सभ्यता है, और उसके अलावा याद रखिएगा आहार सभ्यता, मालवा सभ्यता। ये सभी सभ्यता जो है ताम्रपाषाण कालीन है, याद रखिएगा, यानी कॉपर स्टोन स्टेज पे था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, कल्चर, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा आपका सालवदा या सावलदा, सावलदा सभ्यता। सिविलाइजेशन, ठीक है, सावलदा सभ्यता, सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 6 हो गए, हाँ। तो ये याद रखिएगा 6 के 6 जो हैं ये आपके ताम्रपाषाण कालीन जो है, यानी कॉपर एज के समय जो है, याद रखिएगा ये सारी सभ्यताएं चल रही थी। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि ये सभ्यता किस नदी के तट पर है या किस नदी के आसपास जो है ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है आपका जोरवे सभ्यता। तो जोरवे सभ्यता जो है याद रखिएगा दैमाबाद के पास है, ठीक है, और ये परवरा नदी के आसपास जो है, परवरा नदी के आसपास जो है ये डेवलप्ड हुआ था, याद रखिएगा जोरवे सभ्यता परवरा नदी, यानी महाराष्ट्र के दैमाबाद के पास, इनाम गांव और प्रवरा नदी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका कायथा सभ्यता। तो याद रखिएगा चंबल नदी के क्षेत्र में आपका कायथा सभ्यता डेवलप हुआ था, चंबल नदी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आहार सभ्यता। तो आहार सभ्यता याद रखिएगा राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक है। आहार और गिलूंद के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नदी का नाम नहीं आता, यहाँ पर उदयपुर का नाम आता है, राजस्थान का उदयपुर, ठीक है। इसके बाद मालवा सभ्यता, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, याद रखिएगा मालवा सभ्यता। और मालवा सभ्यता के बारे में 2 बातें याद रखिएगा। पहला तो ये कि मालवा जो सभ्यता है, ठीक है, इस सभ्यता के अंतर्गत जो है नर्मदा नदी का क्षेत्र आता है, मालवा क्षेत्र है आपका, नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और दूसरा 1700 से लेकर, ठीक है, नर्मदा नदी का क्षेत्र याद रखिएगा 1700 BC से लेकर 1200 BC तक ये रहा है, ठीक है। यानी इस समय जो है आपकी ये सभ्यता रही है। इसके बाद आता है आपका रंगपुर संस्कृति। तो देखिएगा रंगपुर संस्कृति जो है ना, रंगपुर जो है आपके गुजरात में है, याद रखिएगा। तो आप इसको गुजरात से याद रखिएगा, रंगपुर गुजरात। और अंतिम आता है आपका सावलदा सभ्यता। और इसके लिए याद रखिएगा सावलदा सभ्यता जो है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र के धुलिया, महाराष्ट्र धुलिया से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपको 2-3 बातें जाननी है, ठीक है, वो ये है कि इस समय जो है ना इनका जो जीवन था या जीवन के संबंधित जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है, उसके संबंध में आपको 3 बातें याद रखनी होती है। पहला ये होता है कि इस सभ्यता का जो पूरा विस्तार है वो तांबे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इनमें जो है जैसे ही जीवन को समाप्त करते थे, यानी जीवन का समाप्त होने के यानी कि जो जानकारी मिलती है, तो इसमें हमेशा जैसे ही किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद जो है इनका जो सावधान हुआ करता था, यानी कि जैसे सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार से मृत्यु के बाद अलग अलग प्रकार से चीज़ों के साथ एक संस्कृति को अपनाया जाता है ना। तो जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो रिचुअल्स में जैसे आप देखेंगे तो इनमें एक रिचुअल्स हुआ करता था जिसमें मनुष्य के जो बॉडी है, ठीक है, मनुष्य का जो बॉडी है उसको आंशिक रूप से या पार्शियल तौर से जो है सावधान किया जाता था या रिचुअल किया था उसमें, ठीक है। अब रिचुअल क्या था? रिचुअल में ये था कि शरीर को मरने के बाद जो है बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होगा, जानवर खा जाएंगे, जानवर जब खा जाएंगे उसके बाद जो बचेगा ना उसको दफना देंगे। इनका रिचुअल ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल युग में आपको ऐसे सावधान मिलेंगे, ठीक है, मतलब इनके जो आपके
पूरे के पूरे जो डोम मिलेंगे उसी प्रकार से मिलेंगे इस पे, ठीक है। तो उसका बेसिक क्या था, तो रिचुअल थोड़ा सा, हालांकि रिचुअल कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे ना तो रिचुअल को ही थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसी के जीवन में समाप्ति के बाद जो है कैसे घटनाएं क्या क्या घटती थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें याद रखना है। तो पहला देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन जो बन रहा है वो याद रखिएगा। तो ताम्रपाषाण कालीन में सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको जगह का नाम याद कर लेना है, ठीक है। संस्कृति का नाम याद रखना है, ये पूरा याद रखना है, ये जो सीक्वेंस है ना इसको पूरा याद रखना है, याद रखिएगा। ये ताम्रपाषाण कालीन जो है यानी कॉपर एज का या कॉपर स्टोन एज का जो है पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है या कल्चर है, ठीक है। तो जोरवे कल्चर महाराष्ट्र का, ठीक है, कायथा सभ्यता, आहार सभ्यता, मालवा सभ्यता, रंगपुर संस्कृति और सावलदा। एक और याद रख लीजिएगा, प्रभास, ठीक है। प्रभास को जानते हैं आप सभी लोग, प्रभास सभ्यता गुजरात की सभ्यता याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, हीरो का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है। तो प्रभास सभ्यता, तो प्रभास सभ्यता जो है गुजरात की एक सभ्यता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? तो जल्दी से बताइए अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें तो। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, देखिए ये थोड़ा सा लगता है कि इसको पढ़ने से हमें थोड़ा बोर लगता है, लेकिन मेनली ध्यान रखिएगा फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब पूरी कहानी के लिए या ताम्रपाषाण काल में जो पूरी कहानी है, जनरली आप इसको ध्यान देंगे तो उसका पूरा जो कहानी है ना, जो स्टोरी है, उस स्टोरी में आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें पता चलेगी कि मनुष्य अपने जीवन में किस वस्तु का प्रयोग किया है, कौन से चीज़ों से अपने जीवन को पूरा किया है। तो उसमें आपको मिलेगा कि उसने तांबे का प्रयोग किया है, कॉपर का प्रयोग किया है और पत्थर का प्रयोग किया है, ठीक है। और उसके आधार पर जो है धीरे धीरे जो है इसने मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं और मकान जो है गड्ढे की तरफ खोद कर बनाया गया था, यानी मकान जो है सर्कल यानी कि गोलाकार आकृति में और गड्ढे खोद कर बनाए गए थे, ठीक है, पिट्स टाइप जस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, बस इसी अवस्था को याद कर लेना है कि जो कॉपर एज है बेसिकली वो कॉपर से संबंधित है और इससे जुड़ा हुआ 4-5 स्थान आपको याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान को याद करिएगा, भूलिएगा मत उसको, आहार और गिलुन सभ्यता को मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है 2 फैक्ट और याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहला एक फैक्ट है जो कि दक्षिण भारत में लौह युग आया हुआ था, ठीक है, यानी कि साउथ इंडिया में जो है, याद रखिएगा, इस समय आयरन एज जो है इसकी जानकारी मिलती है इसी समय में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो है लोहे की खोज या लोहे का जो संबंध है या आयरन का जो संबंध है वो दक्षिण भारत के संबंध मिला। इसके लिए सिर्फ 2 ही बिंदु याद रखना है, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा हुआ बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं पूछा था या क्वेश्चन नहीं आते इससे, ठीक है। तो आप 3 जो एज है उनको पढ़ते हैं, याद रखिएगा। एक होता है तो एक आपने कॉपर स्टोनेज पढ़ा, ठीक है, ये ताम्र का कहलाया और ये आयरन है, लौह का कहलाएगा। और उसके बाद जो है एक आएगा महापाषाण कालीन। एक समय आएगा जब महापाषाण का मतलब ये होता है, देखिए महापाषाण काल किसको कहते हैं कि कब्र को दफनाने के लिए ना बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है, बस यही है महापाषाण काल, ठीक है। जब कब्र को दफनाने के लिए, अब जानवरों से बचाने के लिए जो है, क्योंकि जानवर जो है बॉडी को खा लेते थे, ठीक है, खोद के निकाल लेते थे, तो उसके बाद उसे बचाने के लिए जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया, उसी को कहा गया है आपका महापाषाण कालीन, ठीक है। तो बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि इस पूरे टॉपिक में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ताम्रपाषाण जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये साउथ के बारे में है। तो ये साउथ के बारे में, तो साउथ में सिर्फ 3-4 क्षेत्रों का नाम आपको याद कर लेना है इसमें, ठीक है। और महापाषाण कालीन जो है, याद रखिएगा, मेगालिथिक एज कहा जाता है, इसे मेगालिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। तो
इस मेगालिथिक एज में जो है ना पत्थरों का यूज कैसे हुआ है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 3-4 फैक्ट हैं इसमें, मैं आपको दो से तीन पॉइंट पे कवर कर देता हूं इसको, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, जो लोह युग है ना या आयरन एज जो है, इसका जो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जो इसका विकास माना जाता है, साउथ इंडिया की तरफ हुआ था। यानी इसी समय में जब हम ताम्र को पढ़ रहे थे, याद रखिएगा ताम्र के बारे में जान रहे थे, तो साउथ इंडिया में जो है कुछ जगहों पर लौह यानी कि लौह युग का प्रारंभ हो चुका था, और इसी के क्षेत्र को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले इसमें देखिएगा लौह युग, ठीक है। हाँ, ये तीनों जो पॉइंट है ना, ध्यान रखिएगा, फैक्ट टू फैक्ट है टोटल, इसलिए थोड़ा सा लगे आपको कि इसको कैसे पढ़ा जाए या क्या याद रखा जाए। तो आपको बता दूं कि तीनों के जगह का नाम आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से क्षेत्र किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कॉपर एज का, तो कॉपर एज की जगह मैंने आपको बता दिया। आयरन एज की बात पूछी जाएगी तो ये साउथ इंडिया से संबंधित है, याद रखिएगा, मेनली जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, देखिएगा दक्षिण भारत के अंतर्गत सबसे पहले तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत के अंतर्गत जो सदर्न इंडिया के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई है 1100 बीसी से, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर हड़प्पा सभ्यता पहले आ गया है, तो सही बात है, इससे पहले आप पढ़ लेंगे हड़प्पा सभ्यता को, लेकिन मैं सीक्वेंस लेके जा रहा हूं तो इसलिए उसको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट को समझिएगा, जैसे देखिए इतिहास क्या होता है ना, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आपने यहां पर पढ़ लिया कॉपर एज को, कॉपर स्टोन एज को पढ़ा यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर जो है आयरन एज डेवलप हो जाएगा इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, सदर्न इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ये जो टाइम जो है, देखिए ये जो टाइम जो है ना, ये 2000 बीसी का है या 2000 बीसी का है, और यहीं पर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा आपका 2500 बीसी से आपने पढ़ा है आज हड़प्पा सभ्यता। तो ये क्या हो रहा है, तीनों सभ्यता, चारों सभ्यता जो है ना आसपास थोड़े से टच होते हैं, याद रखिएगा। अभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी ब्रॉन्ज का टाइम है, ब्रॉन्ज एज है ये। तो ब्रॉन्ज एज तो तब होगा ना जब जो आपका तांबा वाला युग है वो उसके बाद होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, सीक्वेंस बदलता जा रहा है, बस ध्यान रखिएगा कि ये सीक्वेंस एक साथ जुड़ रहा है, ये बाद में आएगा, 1100 बीसी का है। देखिए आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन अगर याद रखने की बात है तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको। तो देखिए यहाँ का जो टाइम है ना, जैसे आपने इसको बोला 5000 बीसी का, ये 4000 बीसी, 3000 बीसी, 2000 बीसी और 1000 बीसी। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ये है आपका आयरन एज सदर्न इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए, ठीक है। और अभी जो पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉपर एज को, ठीक है, ये वाले सीक्वेंस में। तो इतना दूरी के बाद ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं करता, लेकिन होता क्या है, क्योंकि आप सिर्फ मेटल के टाइम के पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है कॉपर और आयरन दोनों को साथ में पढ़ा दिया जा रहा है, केवल ये अंतर याद रखिएगा, ठीक है। वरना डिफरेंस तो काफी आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि लोहे की खोज ही हुई है 1000 बीसी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉपर की खोज काफी पहले हो चुकी थी और कॉपर का टाइम चल रहा था और ब्रॉन्ज का टाइम चला है। उसके बाद 1000 बीसी में जब लोहे की खोज हुई है, उसके बाद आपका आयरन एज आ जाता है, ठीक है। तो आयरन की जब खोज होगी तब तो आयरन एज आएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, याद रखिएगा। तो बस आप एक सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, वरना इनके दोनों के बीच में ना एक बड़ा सा टाइम लूप है, याद रखिएगा। तो टाइम जो होल दिख रहा है ये गैप है इसके बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में, कॉपर के बीच में और आयरन के बीच में, ठीक है। बस आपको फैक्ट याद रखना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी तक जो है ना इनके टाइम टेन्योर में, पूरे के पूरे टेन्योर में क्वेश्चन नहीं देखा है इसमें, ठीक है। कॉपर से एक आध बार क्वेश्चन पूछा है, सभ्यता को जोरे सभ्यता कहाँ संबंधित है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आयरन एज के बारे में नहीं देखा है मैंने, क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सरलता की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप जो है इस टॉपिक को थोड़ा ईजी कवर कर लें, ठीक है। क्योंकि देखिए इतिहास का मैंने शुरू में ही आपको एक बात बताया था, थोड़ा बोरिंग होता है इसमें, लेकिन अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है ना, तो उसको बस सोच के देख लीजिए कि पहले के लोग जो है, आज के लिए अगर मैं आपको बोलूँगा कि कुछ नया खोजा गया है तो आपके लिए बोलेंगे कि अरे ये तो कॉमन बात है। उस समय में लोहा खोज कर जो है ना, लोगों ने 4 साल तक या 10 साल तक पार्टी बनाया होगा कि लोहा मिल गया, ठीक है। इसका कारण ये है कि अगर हम अपने जीवन में एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं, जंगल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप की सुरक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अचानक से आपको एक माचिस मिल जाता है या फिर आग लगाने के लिए कुछ मिल जाता है, तो आप उसके लिए जो खुशी प्राप्त करेंगे ना, उस जैसा खुशी जो है ये कुछ वैसा ही है, समझिए, ठीक है। क्योंकि हथियार जो है ना, जैसे ही लोहा की खोज होती है, हथियार के लेवल पर इंसान ना अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसने भाला बना लिया। अभी इससे पहले क्या होता था, हाथी में जब लोग बैठ के आते थे, समझिए, हाथी में अगर हाथी को पहले हाथी क्या देख के डरते थे हाथी से लोग,
उसको उसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हो जाएगी तो हाथी को भी डरा देंगे, हाथी को डरा देंगे तो हाथी पर बैठना यानी हाथी पर चलना चालू हो जाएगा। अब सोचिए जो व्यक्ति हाथी पर चल रहा है उसको कौन मार सकता है, वो राजा बन जाएगा। तो कहानी इतिहास की कुछ ऐसे मिलेगी आपको कि इतिहास में जो है ना सभी कुछ अपने टाइम जोन पर होता चला गया है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मगध कैसा डेवलप हुआ था वो पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्ट थोड़े से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिएगा इसमें पहला तो याद रखिएगा कि जो स्टोन एज है, सॉरी जो आपका आयरन एज है, ठीक है, ये सदन क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 2 ऐसे क्षेत्र जो है जहां पर इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कि लोहे के खोज लोहे का प्रयोग जो है कब माना जाता है, तो 1100 बीसी में, ठीक है। किससे पता चला है? रेडियो एक्टिव कार्बन से, C14 याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे जानकारी मिलती है कि लोहे की सबसे पहली बार जो प्रयोग किए गए, ठीक है, तो उस प्रयोग में जो है सबसे पहला जो दक्षिण भारत में प्रयोग हुआ था वो 1100 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1100 बीसी में सबसे पहली बार खोज मानी जाती है इसकी, ठीक है। अब देखिएगा इस समय जो है 2 नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, स्थान का, केवल इतना ही याद रखना है आपको स्थान में। एक है आपका पिकली हल, पिकली हल, ठीक है, पिकली हल याद रखिएगा, एक नाम है जहां पर यह जानकारी मिलती है। और दूसरा नाम याद रखिएगा हल्लूर, हल्लूर, ठीक है। ये 2 क्षेत्र याद रखिएगा जहां पर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, इस समय किसने खोजा था? अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ने जो है इस समय के टाइम जोन को खोजा था, याद रखिएगा। इस टाइम जोन में जो है सबसे पहली बार, ठीक है, अलेक्जेंडर, इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर री है, 1899 में इसे खोजा गया था, 1899 में, ठीक है। और एरिया याद रख सकते हैं आप, तमिलनाडु का एरिया है, सॉरी पहले तो तमिलनाडु याद रखिएगा, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है आपको इस क्षेत्र के लिए। और दूसरा मेगालिथिक जो युग है उसको देख लेते हैं, देखिएगा। और इसको क्यों याद रखा जाता है मैंने बताया आपको, केवल और केवल कब्र के लिए, पत्थरों के प्रयोग से संबंधित है, ठीक है। तो कब्र के लिए पत्थरों के प्रयोग से संबंधित याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये बस याद रखना है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है ना इसका जो कहलाता है बुरियल मेथड, ठीक है, यानी सावधान विधियां, ठीक है। शवों को दफनाने की जो विधियां थी यही एक मायने रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्शियल बुरियल या फुल बुरियल, ऐसे 2 प्रकार की विधियां थी, जैसे कि मैंने बताया आंशिक रूप से आंशिक सावधान। आंशिक का मतलब होता है कि मनुष्यों के मरने के बाद जो है आधा, ठीक है, उससे पहले खाने के लिए छोड़ देना, ठीक है। और जब उसका बॉडी सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो हड्डियों को दफना देना आंशिक कहलाता है या पार्शियल कहलाता है, ठीक है। और दूसरा है फुल, पूर्ण सावधान, ठीक है।
तो पूर्ण सावधान मतलब, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है कि संपूर्ण रूप से जो है दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इससे संबंधित था, याद रखिएगा। और इतना ही आपको याद रखना है, दोनों में केवल यही फैक्ट है इसका, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा। इसी तरीके से जो है आपका कल के टॉपिक से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, कल से टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। और कल टेस्ट भी है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से जितना भी पढ़ा है याद रखिएगा, उसी से जुड़ा हुआ आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कल के टेस्ट में मिलेगा। और दूसरा करंट अफेयर ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। कल हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और कल का टॉपिक जो रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता से है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, आज का जो दिन है ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। कारण ये है कि ये जो तीनों एज हैं, ये तीनों एज है, तीनों काल जो है ना, चाहे आप कॉपर एज की बात कर लें, फिर आयरन एज की बात कर लें, और मेगालिथिक यानी कि महापाषाण काल की बात कर लें, तो तीनों क्या है, एक कॉन्सेप्ट पे हैं कि इस समय जो है मनुष्य ने जो यूज़ किया वही आपको याद रखना है, ठीक है। तो मनुष्य ने जो यूज़ किया उसमें कॉपर का यूज़ किया पत्थरों के साथ, तो वो कॉपर स्टोन एज बन गया, ठीक है। दक्षिण भारत में एक्चुअल क्या होता है, दक्षिण भारत में हल्लूर और पल्लिकल जो नाम पूछा गया है, याद रखिएगा, इन दोनों के क्षेत्र से सिर्फ यही पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि यहाँ पर जो है ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये दक्षिण भारत के, याद रखिएगा, आयरन एज से संबंधित है, ठीक है। और महापाषाण से कभी क्वेश्चन नहीं आता, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये जो है इस समय में कितने प्रकार की विधियां चलती थी सावधान की, ठीक है। तो 2 प्रकार की, एक आंशिक पार्शियल, ठीक है, और दूसरा है फुल, ठीक है, यानी कि पूर्ण, ठीक है। तो ये आपको याद करना है बस थोड़ा सा पॉइंट। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो है कल से जो इतिहास रहेगा वो आपकी कहानियों के साथ जोड़कर चलूंगा मैं उसको, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें अगर मैं आपको लेकर चलता तो ये टॉपिक ना 2-3 दिन में जाता, यानी ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा जाता, और इसको उतना लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं है। इतिहास को मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी लंबा समय चलने वाला है आपका, लगभग 60 दिन का, ठीक है। 45 से 60 दिन की क्लास इसमें चलने वाली है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, या क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं, उसको हम एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वरना ये टॉपिक जो है आपका 2 से 3 दिन चला जाता है अभी, ठीक है। इसीलिए मैंने जो फैक्चुअल है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करा दिया है, ठीक है। तो इसमें संस्कृति पूरा याद रखिएगा, कितने संस्कृति हैं, कल्चर कौन कौन से कल्चर पढ़ा आपने, जोरवे है, सावलदा है, ठीक है, प्रभास है, रंगपुर है, ठीक है। ये प्रॉपर आपको याद रखना है। और उसके अलावा और कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जिसमें जगह का नाम याद कर लेना है, ठीक है। नवदा टोली क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सरल रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए।